और अब बात होगी खेलों की महाकुंभ की। यूरोप के देश फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन जारी है। तो देखिए, पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचने वाली शूटर मनु भाकर की और उनके जोड़ीदार सरबजोत की ओर जिन्होंने मिलकर भारत की झोली में एक और पदक का इजाफा कर दिया। मनु भाकर ने शूटर सरबजोत सिंह के साथ कल 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले मनु महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में कांस्य पदक ऑलरेडी जीत चुकी है और इसी के साथ वो भारत की ऐसी पहली खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में दो पदक हासिल किए। शूटर मनु भाकर ने इतिहास रच दिया। 2 दिन बाद ही उन्होंने पेरिस ओलंपिक में देश के लिए एक और मेडल जीत दिया और इस बार ये करिश्मा उन्होंने सरबजोत के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में करके दिखाया है। पूरा देश इस कामयाबी का जश्न मना रहा है। खेल के मैदान में आपने कई तरह के फैंस देखे होंगे, लेकिन हम आपको ये एक ऐसा फैंस से मिलवा रहे हैं, एक ऐसी कहानी दिखा रहे हैं जो नीरज चोपड़ा के बड़े फैन हैं। वो नीरज की हौसला अफजाई करने के लिए 22,000 किलोमीटर साइकिल चलाकर पेरिस पहुंच गए। देखिए, रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से पेरिस ओलंपिक में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सरबजोत सिंह समेत कई खिलाड़ी शामिल हुए। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने पेरिस में हुए इस कार्यक्रम में खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय मौजूद रहे। सभी ने खिलाड़ियों के अच्छा प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। Please join me in welcoming with a huge round of applause our guest of honor, the icons of today, tomorrow and forever, the Indian athletes who represent India and are present here today. Friends, let's give them all a huge round of applause. देखिए, सबसे बड़ी हाईलाइट मनु भाकर ने शूटर सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। इससे पहले मनु जो है महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में कांस्य पदक ऑलरेडी जीत चुकी हैं। इसी के साथ वे भारत की ऐसी पहली खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक हासिल किए। मनु भाकर ने इतिहास रच दिया। रविवार को शूटिंग में कांस्य पदक जीतकर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में एक और पदक की जो उम्मीद जगाई थी उसे मंगलवार को पूरा कर दिया। उन्होंने शूटर सरबजोत सिंह के साथ मिलकर भारत की झोली में एक और पदक डाल दिया। ये जोश, जज्बा और ये जश्न ये बताने के लिए काफी है कि ये जीत कितनी बड़ी है। पेरिस में भारत की बेटी ने होकर दिखाया है जो आज तक नहीं हुआ। आजाद भारत के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी खिलाड़ी ने एक ही ओलंपिक में 2 बार मेडल अपने नाम किया हो। ऐसे में जीत का जश्न भी लाजमी है। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में कोरिया को 16-10 से मात दी। दोनों की शुरुआत ब्रॉन्ज मेडल के इस मुकाबले में अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन मनु और सरबजोत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो कर दिखाया जो अब तक नहीं हुआ था। मुझे तो आप लोगों की जो उत्साह देख रहा हूँ ना, तो वैसे ही लग रहा है कि आप लोग जितने जोश में हो, खुश हो, मैं भी बहुत खुश हूँ। पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसके लिए इस मौके पे मैं सभी देशवासियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया और मनु को टफ टाइम में हेल्प किया। जब कल मैच के बाद में बात हुई थी तो वो गोल्ड मेडल में नहीं पहुंच पाए तो कह रही थी थोड़ा सा एक शॉट गलत रह गया, तो होप सो आगे अच्छा करेंगे। आज मैंने कहा कि भगवान आप आज की आप
आज आपकी भी परीक्षा का समय और हमारे तप का आज परिणाम आपको देखना कि आज हम क्या करेंगे। तो सच्ची में आज हनुमान जी ने जो शक्ति बच्चों को दी है, सर्वजोत और मनु को, वो काबिल तारीफ है। तो जिंदगी में मैंने ये अनुभव किया कि शक्ति है दुनिया में जो आज बच्चों को ये मतलब यहाँ तक पहुंचा है उन्होंने। जब से मनु ने ट्रायल करी है, मैं पूरे साल से, मैं पूरा जनवरी से लगी हुई है तप करने की। भगवान मुझे वो फल अब की बार निष्फल मत करना, फल जरूर दे देना मेरी बेटी को। चाहे मुझे अंगारों पे चलना पड़े मैं चलूंगी, चाहे मुझे कांटों पे चलना पड़े मैं चलूंगी, बट मेरी बेटी को निराश करके मत भेजना। तो आज वो नहीं, मैच नहीं देखा, हम लोग वही तप कर रहे थे। जब मेरे नेबर ने आके मुझे बताया कि मनु जीत गई है, तो मैं उठ के आई हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ ने अच्छे से उसके बाद टीवी हमने चलाया है, उसके बाद मैंने मनु को देखा टीवी पे। तो मेरी खुशी इतनी थी कि मैंने कहा मेरे पति को कि पानी दे दो, नहीं तो शायद आज मेरे अंदर हार्ट फेल होगा मेरा, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा था। तो इतनी खुश हूँ आज मैं कैसे बताऊं आप लोगों को। मैं दोनों बच्चों के लिए सुबह से प्रेयर कर रही हूँ कि एक अकेली मनु से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सर्वजोत का भी स्ट्रांग होके खेलना बहुत जरूरी है। दोनों बच्चों के लिए मैंने लिखा भी है डायरी में, मैं आपको पढ़ाऊंगी मैंने आज क्या लिखा भगवान के प्रति और बच्चों के प्रति, और अपने लिए और अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए क्या लिखा है। मैंने बहुत कुछ लिखा और वो सब आज सफल कर दिया भगवान ने, सच्ची में। हजारों किलोमीटर दूर पेरिस में जैसे ही भारत की इस जोड़ी ने पदक पर कब्जा किया, पूरा देश खुशी से झूम उठा। सरबजोत सिंह की कामयाबी पर उनके गांव में भी खूब जश्न मना। मनु भाकर के जोड़ीदार सरबजोत सिंह भी हरियाणा के अंबाला के रहने वाले हैं। उनके पिता जतिंदर सिंह भी अंबाला में रहते हैं। माता पिता बेटी की कामयाबी से बेहद खुश हैं। उनके घर बधाइयों का तांता लगा है। पिता ने कहा, बेटी की इस बड़ी कामयाबी के बारे में तब पता चला जब लोग उन्हें बधाइयां देने लगे। मेरे बेटे को मिल गया जी, तो बहुत सारे अम्बाड़ा वासियों को, गांव वालों को जी, गंगन को, गांव वालों को, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ जी। बिल्कुल, गांव में भी जो है आप जश्न मनाएंगे? हाँ जी, हाँ। पहले सर मैं पचोखर साहब गुरुद्वारे में नमस्तक होऊंगा जाकर जी, वह सीधा पचोखर साहब गुरुद्वारे में जाऊँगा जी। उसके बाद घर जाऊँगा। फिर घर पर भी वैसे माहौल चल गया, मैंने अपने दोस्तों को फोन कर दिया जी, वो घर पहुँच गए जी। पीएम मोदी ने भी सरबजोत सिंह को फोन करके उन्हें जीत की बधाई दी। आपकी मेहनत रंग लाई है। हाँ जी सर। मनु को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, हाँ जी। और आपने ये किया आपके डिवीजन में। सरबजोत की इस कामयाबी पर उनके कोच गौरव सैनी ने भी खुशी जताई। बहुत खुशी है जी, आज बहुत ज्यादा खुशी है जी। सरबजोत ने ओलंपिक के अंदर मेडल लिया है, ब्रॉन्ज मेडल जी, और एयर अकेडमी ने बहुत मेहनत की है जी सरबजोत के पीछे, बहुत ज्यादा जी। अभिषेक सर ने बहुत मेहनत की है जी, और उस मुकाम तक हम पहुंच गए जी, मेडल हासिल करके ओलंपिक में। मनु भाकर और सरबजोत की इस कामयाबी पर पूरे देश को गर्व है। मनु भाकर ने ही पेरिस ओलंपिक में देश को पहला मेडल दिलाया और अब दूसरा मेडल भी दिलाया है। अभी मनु भाकर को ओलंपिक में एक और इवेंट में हिस्सा लेना है। ऐसे में उम्मीद है कि मनु पेरिस ओलंपिक में एक और पदक जीतकर इतिहास कायम कर देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ओलंपिक की बात करें तो अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। ये निशानेबाजी में भारत को मिला एकमात्र ओलंपिक गोल्ड मेडल है। बीजिंग ओलंपिक में भारत शूटिंग में एक ही मेडल जीत पाया था। एथेंस ओलंपिक में भारत ने निशानेबाजी में एक सिल्वर मेडल जीता, जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जीता था। लेकिन इस बार मनु भाकर ने एक ही टूर्नामेंट में 2 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली वो दूसरी भारतीय हैं। मनु भाकर जिस तरह की फॉर्म में है, उसको देखते हुए भारत के पास पेरिस में निशानेबाजी में नया कीर्तिमान बनाने का मौका है। यहाँ देखिए, मनु भाकर को अब 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में खेलना है। माना जा रहा है कि मनु इस इवेंट में भी मेडल वाला कमाल करके दिखा सकती हैं। फिर से 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट की शुरुआत 2 अगस्त दोपहर 12:30 यानी 12:30 बजे होगी, जिसमें मनु भाकर भी शामिल होंगी। अगर मनु इस फॉर्म में बरकरार रहती हैं तो 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 3 अगस्त को पेरिस से मेडल वाली गुड न्यूज निकल कर आ सकती है, क्योंकि इसी दिन मेडल इवेंट होने जा रहा है। देखिए, पेरिस में मनु भाकर की कामयाबी की चमक से पूरा देश खुशी से सराबोर है। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली आजाद भारत की पहली एथलीट हैं। गुड न्यूज यह है कि अब मनु एक और मेडल पर निशाना लगाने की तैयारी में है। फैंस को उम्मीद है कि मनु भाकर न सिर्फ ओलंपिक मेडल की हैट्रिक पूरी करेंगी, बल्कि मनु भाकर ने गुड न्यूज टुडे के साथ खास बातचीत की। देखिए
कामयाबी की कहानी इस चैंपियन की जुबानी। हम लोग हर कोई बात करता है कि क्या किया है मनु ने। देखिए जबरदस्त परफॉर्मेंस हो गई है, पहली फुल फ्लेजेड इंडियन, क्योंकि 1900 में ओलंपिक गेम्स हुए थे और बड़ा कोइंसिडेंस है कि वो ओलंपिक गेम्स भी पेरिस में ही हुए थे जब आखिरी बार किसी भारतीय ने 2 मेडल जीते थे, एक से ज्यादा मेडल जीते थे। बट मनु जो है ये फुल फ्लेजेड इंडियन है, इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में पहली भारतीय जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं। मनु हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है, बट स्ट्रगल जो है हर किसी को नहीं दिख रहा होगा। टोक्यो में जो हुआ, टोक्यो के बाद जो हुआ, वहां आपकी गन मैल फंक्शन कर गई, थोड़ा सा उसका जिक्र करेंगे, इसलिए ये जीत ज्यादा अच्छी सुनाई देती है, अच्छी दिखाई देती है और अच्छी महसूस होती है। आई थिंक हार के बाद आपको जीत की वैल्यू पता लगती है और मैं ये अक्सर कहती हूँ कि जो आपको जीत सिखाती है उससे कई ज़्यादा आपको हार सिखा देती है। सो मुझे वैल्यू पता है अब कि जब भी मैं कोई कंपटीशन जीतूंगी ना तो मुझे समझ में आता है कि इतने एफर्ट्स लगे हैं इसके पीछे और उसके बाद जाकर ये मेडल मुझे मिला है, तो मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड फील होता है और आई नो द फीलिंग, आई नो द वैल्यू ऑफ द मेडल दैट आई वेयर। सो अच्छा, मनु का अभी भी एक इवेंट रहता है, 2 इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, दोनों में उनको मेडल मिला है। एक अभी भी मेडल इवेंट उनका रहता है 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल, और एक्सपेक्टेशंस भी होंगी, उम्मीद भी होगी, अब तो आपकी खुद से भी उम्मीदें होंगी। बट मनु, किसी को डेडिकेट करना चाहेंगी ये मेडल्स अगर आप किसी को देखती हों, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपके लो फेज में भी आपकी मदद करी होगी, जब आप बेहतर कर रही थी तब भी कर रहे होंगे, फादर हैं, पेरेंट्स हैं, कोचेस हैं, बहुत सारे लोग होंगे। सर ऑनेस्टली एक एक इंसान को अगर मैं डेडिकेट करने लगूँ ना तो मुझे कम से कम भी 10,000 मेडल्स चाहिए होंगे। इतने सारे लोगों का सपोर्ट रहा है और इतने सारे लोगों ने हमेशा मेरी जर्नी में मुझे प्यार दिया है, तो इतने तो मेडल्स पॉसिबल नहीं है। तो इस मेडल में हर एक का अपना अपना एक पीस है, जिनमें बहुत सारे लोग आते हैं। आई मीन लाइक कहाँ से, फैमिली से शुरू करके, फ्रेंड्स से लेकर फेडरेशन, डेफिनेटली माय कोच जसपाल सर, देन द फेडरेशन, देन so many people, I can't just, countless people, साई का पूरा सेटअप जो है, then the top scheme, then we had the Khelo India, that was the beginning of my 2018 year that I won. Then I have my sponsors OGQ and so many people, and then you all also, you have always given me love, nothing but love, so I'm grateful for all of that, and I cannot dedicate this medal to any person, not even myself. Manu, thank you very much on behalf of the entire country जो आपने किया है। आपने कहा कि मेडल्स कम पड़ जाएंगे अगर आप किसी को डेडिकेट करने लग गई या थैंक करने लग गई, और आप उतने मेडल जीतेंगे कि आपके पास मेडल्स की कभी कमी नहीं होगी, और होपफुली आप तीसरे मेडल के साथ हम आपसे मिलेंगे और होपफुली कलर जो है वो बदला हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर। सरबजोत सिंह ने मनु भाकर के साथ मिलकर ओलंपिक में कामयाबी की एक और दास्तां रच दी। इस जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में कोरियाई जोड़ी को हराकर देश के लिए इस ओलंपिक में दूसरा ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। दिलचस्प बात यह है कि सरबजोत अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि अभी उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आना बाकी है। पेरिस से 300 किलोमीटर दूर करीब ये एक छोटा सा कस्बा है, शहर है शैट्रू करके। यहाँ पे ज्यादा आवाजें और चहल पहल नहीं होती है, पर भारतीय शूटर्स ने यहाँ पे धमाके मचा रखे हैं, और जो कहते हैं ना लेटेस्ट टू जॉइन द बैंड वैगन, वो हैं सरबजोत सिंह, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट। सरब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको, और अच्छा लग रहा है ओलंपिक मेडलिस्ट नाम सुन के? अब कैसा लग रहा है? जो मेन चीज लेके आया था मैं यहाँ पे, वो चीज अभी हासिल नहीं हुई। शायद मैं नेक्स्ट 2028 में करूँ वो चीज, और मतलब काफ़ी चीज़ें थी मेरी कि मैं अभी हासिल करनी है वो, बट अभी यहाँ पे वो चीज़ नहीं हुई, बट नेक्स्ट में वो करूँगा। क्या है वो चीज़ जो आप हासिल करने आए थे? और मतलब कभी कभार ये होता है ना, आप ओलंपिक मेडल आपके गले में लटका होता है तो आप कहते हैं मतलब आप आसमान में उड़ रहे होते हैं। ये सरबजोत हैं, कह रहे हैं कि अभी हासिल ही नहीं हुई है। बिकॉज एक तो पर्सनल बेस्ट की मैं जो डायरी लिखता था हर बार कि यहाँ पे जाके पर्सनल बेस्ट देना, वो चीज़ अभी मतलब अनकम्प्लीट रही है वो चीज़, एंड बस वही था कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट दूं और गोल्ड जो सबका होता ही है
वही चीज़। अच्छा, मनु के साथ आपका ये टीम इवेंट था, कैसा रहा? मनु का उसमें कितना रोल था? क्योंकि ये टीम इवेंट है तो जाहिर सी बात है कि दोनों खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी होता है, तो मनु के साथ कैसा? मनु के साथ मेरी वैसे 2019 में मेरी फर्स्ट मिक्स टीम बनी थी उसके साथ, और काफ़ी अच्छा गया था, वो तब भी गोल्ड ही आया था। और यहाँ पे मनु के साथ 50-50 मतलब वो रहा था कंपटीशन। बस हमारी यही बात हुई थी कि दोनों ने अपना अपना बेस्ट देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं था। अच्छा, पंजाब के हिसाब से ना आप थोड़ा बोलते कम है, ऐसा मेरे को लग रहा है, या सभी बोलते हैं? ये थोड़ा हमें बताइए कि क्या है, क्या आप? स्टार्टिंग से ही मतलब थोड़ा शाई पर्सन हूँ, मतलब ज़्यादा बातचीत हो नहीं पाती मेरे से। और शूटिंग में भी मतलब काफ़ी फ्रेंड्स हैं, वो भी बोलते हैं कि तू इतना बोलते ही नहीं है। मैं अब क्या ही करूँ फिर मैं भी। बट आप अपनी गन से बोल रहे हैं आजकल, एक मूंछों पे ताव तो बनती है यार, इतना मतलब जबरदस्त मोमेंट है एक, वो क्या थाई-फाई, ओए होए होए होए। सरबजोत, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद। सिर्फ 22 साल के हैं, अभी आपके लिए बहुत कुछ और अचीव करना है। तो ये है सरबजोत 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मनु भाकर के साथ। अब एक ऐसे फैन की दीवानगी आपको दिखाते हैं जो 22,000 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय करके अपने स्टार को सपोर्ट करने के लिए पेरिस पहुंच गया। केरल के फाइज अशरफ अली नीरज चोपड़ा के फैन हैं। वो 30 देशों का सफर तय करते हुए पेरिस पहुंच गए ताकि अपने स्टार को जेवलिन की दुनिया में एक और कारनामा रचते हुए देख सकें। जुनून की कोई सरहद या सीमा नहीं होती, तभी 30 देशों से गुजरकर 22,000 किलोमीटर साइकिल चलाकर पेरिस पहुंचे हैं केरल के फाइज अशरफ अली। मकसद है अपने नायक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को ओलंपिक में एक और कारनामा करते देखना। My favorite person in India, he is really hard working, that's why he got gold medal. See, surely this Olympics also he will win, he will get gold medal. I am waiting for that. My all wishes to Neeraj Chopra. केरल से पेरिस तक का सफर साइकिल से तय करने वाले फाइज अशरफ अली का जुनून देख लोग हैरान हैं, लेकिन फाइज कहते हैं कि वो अपने हीरो नीरज चोपड़ा की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पहुँचे हैं। Budapest also he got gold medal. When I was there, I wish him all the best that day. He got gold medal. Same like in Paris also, I wish him very good luck. He will get gold medal. हर देशवासी की तरह फाइज अशरफ अली का भी अरमान है कि नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में भी गोल्ड जीतकर इतिहास रचें, और जाहिर है फाइज इसी पल का गवाह बनने इतना लंबा सफर तय करके यहाँ पहुँचे हैं। When I'm telling I am from India, they can't believe. They are telling no way. Then I'm trying to convince them through my social media and all pages. Then they will check my pages. Then only they will believe. And many Europeans are usually telling I respect or I hats off. These are the two words they are telling that makes me so happy. साइकिल पर 22,000 किलोमीटर बिना शक एक विशाल कारनामा है। अब इस चीज को एक ही कारनामा मात दे सकता है, वो है जेवलिन फाइनल में 80 या 90 मीटर का थ्रो नीरज चोपड़ा का, क्योंकि वो भारत को मेडल जिताएगा और फैज की इस ट्रिप को और भी यादगार बना देगा। सावन के मौके पर कांवड़ मार्ग में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। मुजफ्फरनगर से हरिद्वार तक भोलेनाथ के जयकारों के बीच कांवड़िए अलग अलग वजहों से सुर्खियों में बने हुए हैं। कहीं उनका अनूठा अंदाज देखने को मिल रहा है तो कहीं वो खास संदेश दे रहे हैं। वहीं हरिद्वार में कांवड़ियों के स्वागत के लिए पुष्प वर्षा की गई। दरअसल हरिद्वार पूरे देश की श्रद्धा का केंद्र है। इस पवित्र स्थल पर मां गंगा और भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद मिलता है, लिहाजा श्रावण के महीने में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। देवभूमि में पुष्प वर्षा से कांवड़ियों के स्वागत को देवभूमि की अतिथि देवो भव की परंपरा दिखाती है। भोलेनाथ के ये खूबसूरत टैटू मन को मोह लेने वाले हैं। सावन पर धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ियों के बीच इनका भी एक अलग क्रेज है। ये दिल्ली के रवि हैं जो उन भक्तों के तन पर महादेव की छवि उकेरते हैं जिनके मन में महादेव बसते हैं। भले ही बाबा के रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आस्था है। आजकल हरिद्वार में कांवड़िए टैटू की दुकान पर भी बहुत ज्यादा पहुंच रहे हैं
हम मौजूद हैं ऐसी एक जगह पर जहाँ पर देखिए आप जो भोले हैं वो टैटू बनवा रहे हैं, कैंपस बनवा रहे हैं ये। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर आ रहे हैं, कांवड़िए आ रहे हैं जो कि भोलेनाथ का टैटू भी बनवाते हैं, लेकिन भोले टैटू बनवा रहे हैं ये भी एक नई और अनोखी बात हमें पता पड़ी है कि लोग ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। रवि भोले के भक्तों के भाव को अपनी कला के जरिए स्वरूप देते हैं, लेकिन टैटू बनाते वक्त वो हाइजीन का खास ख्याल रखते हैं। कम से कम 100-150 लोग तो हमारे पास आते हैं बनवाने के लिए, और ज्यादातर उनमें जो तादाद होती है वो भोले बाबा के टैटू बनवाने के लिए होती है, जिसमें अलग अलग तरह के टैटू इंक्लूड हैं, जैसे कि शिवा बैंड टैटू और शिवा का पोर्ट्रेट, ठीक है, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ठीक है। तो ज्यादातर जो है बस शिवा के टैटू बनवाते, त्रिशूल बनवाते हैं, त्रिपुंड बनवाते हैं। अब इनसे मिलिए, ये हैं यूपी के शामली के रहने वाले विजय हिंदुस्तानी, जो अपने शरीर पर बेड़ियों के साथ हरिद्वार से कावड़ लाते नजर आए। इन्होंने अपने वॉकर में शहीद भगत सिंह की तस्वीर लगाई हुई है और शरीर पर शहीदों के नाम गुदवाए हुए हैं। विजय के मुताबिक बॉर्डर पर शहीद हुए 267 जाबाजों के नाम इनके शरीर पर हैं। यकीनन पूरा माहौल भक्तिमय है, हर ओर भगवान भोलेनाथ की जय जयकार हो रही है और कुछ कांवड़िए ऐसे ही अनूठे अंदाज से खास संदेश दे रहे हैं और कांवड़ यात्रा में अद्भुत अनूठे रंग भर रहे हैं। हरिद्वार से मनीष चौरसिया और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सावन पर किस तरीके के रंग नजर आ रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए तो आपने देख लिया, लेकिन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ हर की पौड़ी से जुड़ चुके हैं। मनीष, आप लगातार 3 दिन से बने हुए हैं वहां पर, अलग अलग आपके परिधान, और जब आपको देखते हैं तो हमारा भी मन करता है कि क्यों ना हम भी हरिद्वार पहुंचे और कांवड़ियों का वो रंग, शिव की आस्था उसको देखें। आज कैसी तस्वीरें हैं, दिखाएं जरा। बिल्कुल गुंजन वैभव, पहले तो आप दोनों को हर हर महादेव। और जीएनटी की कांवड़ यात्रा लोक कल्याण के लिए निकली थी। आपको बता दूं मैं कि मैंने भी अब ये जल उठा लिया है और अपने हृदय से लगाया हुआ है। मैंने मां गंगा का जल लिया है हमने कुछ देर पहले ही, और अब यहाँ से हम बढ़ेंगे दुधेश्वरनाथ मंदिर गाजियाबाद के लिए। हालांकि रास्ते में हमारे कई पड़ाव हैं, लेकिन अभी से मैं एक कांवड़िए की तरह चलूंगा। जो भी नियम कानून एक कांवड़िया फॉलो करता है उन सारे नियम कानून का पालन मैं भी करने वाला हूँ। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम मौजूद अभी भी हर की पौड़ी पे ही, और आपको घाट के दोनों ही तरफ लोगों की भारी भीड़ दिखाई पड़ेगी। तस्वीर यहाँ पर लगातार यही बनी हुई है, लोगों का आना लगातार बना हुआ है। कहा यह जा रहा है कि 2 तारीख तक यानी जब शिवरात्रि है तब यहाँ पर कम से कम 4 से 5 करोड़ लोग पहुंच चुके होंगे। आज हमारा जो पड़ाव है वो यहाँ से चलकर पहला पड़ाव मुजफ्फरनगर का होगा। रास्ते में हम कई सारे कांवड़ियों से मिलेंगे, कई सारे लोगों से बात करेंगे, उनसे समझेंगे कि आखिर उनके मन में क्या भावना होती है जब वो इस तरह से जल उठाकर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं यहीं पर हर की पौड़ी पर घाट पर, और कई कांवड़िए भी यहाँ पर हैं। हम लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी आस्था किस तरह से भोलेनाथ में जागी और किस तरह से उन्होंने इतना बड़ा ये निर्णय लिया। क्योंकि आप कह रही थी कि आपका भी मन कर रहा है हरिद्वार में आने का, लेकिन कहते हैं कि यहाँ सावन में वही पहुंचता है जिसको भोले बुलाते हैं। बुलावा शायद मुझे था, मैं यहाँ पहुंचा हूँ, और यहीं से अब हम यही कामना कर रहे हैं कि जो पूरे जन कल्याण के लिए जो भी दर्शक है गुड न्यूज टुडे के लिए, उनकी जो मनोकामना है वो हमारे जरिए पूरी हो जाए, उनके जीवन में लगातार पूरे साल उन्हें गुड न्यूज मिलती रहे, ऐसी हम भी उम्मीद कर रहे हैं। तमाम सारे आप कांवड़िए यहाँ पर देख रहे हैं, हम कुछ कांवड़ियों से बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, कहाँ से आए आप लोग? मैं आया हूँ गुड़गांव से। पहली बार है आपका? पहली बार है सर। जल लेने आए? हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र हो गई 40 साल। 40 साल की उम्र में आप पहली बार जल लेने आए हो, इतना लेट से क्यों, कैसे मन में आया? मन में आ गया साहब, सोचा किसी बच्चों के अपने प्रति कोई चीज को मांगने के लिए यहाँ पर आ गए। कुछ मनोकामना आपकी है इसलिए आपने शुरू? नहीं, कुछ मांगने के लिए आया हूँ, पहली बार मांगने के लिए। हाँ। लग रहा है कि माँ गंगा भोलेनाथ पूरा कर देंगे। हाँ, इसी आश्वासन से आए। कहीं गए थे वहाँ भी पूरा हो गया था, और यहाँ भी आए तो ऐसा लगता है कि प्रतीक हो जाएगा। आस्था और विश्वास को जरूर पूरा हो जाएगा। आप बोले कहाँ से?
हम हरियाणा से आएंगे। हरियाणा से आए आप, जल लेने आए हो? हाँ जी। ले लिया? अभी नहीं, 1 तारीख को। कब से आ रहे हो भोले यहाँ पे? मैं तो भोले की मर्जी तक हूँ, जब भोले बुलाता जब ही। कितनी बार आ चुके हो? यहाँ 10 बार 15 बार आ चुका हूँ। 15 बार आ चुके हो? कितनी उम्र से आ रहे हो? मैं 16 साल की उम्र से। तो ये दाढ़ी आई भी नहीं होगी? ना दाढ़ी नहीं आई। तो क्या मनोकामना रहती है, क्या मांगते हो? बस भोले से यही है, बच्चों को सही रखे, अपने जैसे आए अपने वैसे जाए अपने घर, बस दुआ होनी चाहिए भोले की बस। क्या नाम बोले आपका? मेरा नाम संजय है। कहाँ से आए आप? हम दिल्ली से आए। दिल्ली से आए हैं। पहली बार है? नहीं, दूसरी बार है। दूसरी बार है। अच्छा, कुछ नियम कानून बताइए। मैंने भी उठाया है जल, मेरा भी दूसरी बार है। क्या कुछ रास्ता आप कैसे तय करेंगे, क्या सोच रखा है? मनीष, बिल्कुल बहुत बड़ी गैदरिंग नजर आ रही है, ये भी समझा दीजिए साथ ही साथ, क्योंकि देखिए साथ ही साथ हम तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ड्रोन शॉट्स भी दिखा रहे हैं, केसरिया रंग में धर्म नगरी पूरी तरीके से रंगी हुई है। ये बताइए मनीष कि आगे क्या कुछ आपके पड़ाव रहने वाले हैं, आगे किस प्रकार से क्या आपकी यात्रा के मार्ग रहेंगे, किस प्रकार सुनिश्चित किया आपने यात्रा? जी बिल्कुल, अब यहाँ से हम कुछ ही देर में निकलेंगे, उसके बाद हमारा जो पहला पड़ाव होगा वो मुजफ्फरनगर का होगा। आज पूरा दिन हम वहीं बिताएंगे, अलग अलग शिविर में जाएंगे, कांवड़ियों से बात करेंगे, रास्ते में जो कांवड़िये चल रहे हैं उनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश होगी कि आखिर कैसे एक भोला खुद को इस बात के लिए कि जल लेकर जाना है इस मौसम में, यानी कि जब जुलाई का महीना है, गर्मी बहुत ज्यादा है। और इस बार आप किसी से भी बात कर लीजिए, हरिद्वार में लोग कह रहे हैं कि बारिश नहीं हुई है। सावन का महीना जरूर है लेकिन बारिश नहीं हुई है। बारिश नहीं हुई का मतलब ये है कि गर्मी यहाँ बहुत ज्यादा है, उमस बहुत ज्यादा है, कठिन तपस्या है और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आपकी जो यात्रा है वो अच्छे से बीते। बहुत धन्यवाद मनीष आपका। देखिए अब काशी में बाबा काल भैरव के धाम की रौनक आपको दिखा देते हैं। सावन में बाबा काल भैरव का हिम श्रृंगार किया गया, मंदिर परिसर की खास सजावट की गई। विशेष श्रृंगार के साथ ही बाबा काल भैरव को 56 भोग भी अर्पित किए गए। बड़ी तादाद में श्रद्धालु बाबा काल भैरव के हिम स्वरूप के दर्शन करने पहुंचे। आप भी करिए। यूं तो 12 महीने पूरे साल काशी शिवमय नजर आती है, लेकिन सावन के महीने में भोले की नगरी की बात ही कुछ और है। ये काशी के कोतवाल का द्वार है। भव्य दिव्य फूल लताओं से सजा, जगमग रोशनी से नहाया बाबा काल भैरव का धाम भक्तों को अपनी ओर खींच रहा है। हर साल काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का दरबार अमरनाथ धाम की तर्ज पर सजाया जाता है। इस बार भी सावन में बाबा काल भैरव का हिम श्रृंगार किया गया है और भक्तों को अमरनाथ गुफा जैसा अद्भुत आभास यहाँ हो रहा है। काफी दूर दूर से लोग आते हैं जब यहाँ पर ये श्रृंगार होता है, और हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम बाबा की नगरी पर हैं और हमें अंदर से बाबा कृपा से दर्शन करने को मिला। और बहुत ही अनोखा, बहुत ही अच्छा श्रृंगार है अंदर। जैसे अमरनाथ का होता है, जैसे वहाँ जैसे हरियाली श्रृंगार, जैसे बर्फ होता है, ये होता है, उसी तरह बाबा के पास भी एक वहाँ का प्रतिरूप बनाया जाता है, जो कि अमरनाथ से ही मिलता जुलता जो बनाया जाता है बाबा। पिछले 1.5 दशक से ये विशेष परंपरा निभाई जाती रही है। कहा जाता है कि एक बार यहाँ सूखा पड़ा था, तभी से बाबा बर्फानी की तर्ज पर काल भैरव का श्रृंगार होता है और हर साल सावन के माह यहाँ अच्छी बारिश होती है। इस साल में एक दिन भगवान का बर्फ से श्रृंगार किया जाता है। 15-16 साल से लगातार चल रहा है। 15-16 साल पहले बहुत सूखा पड़ा हुआ था, तो उस वक्त बाबा की प्रेरणा हुई तो बाबा का बर्फ का श्रृंगार शुरू हुआ। तो उसके बाद से बाबा निरंतर बरसात का मौसम कायदे से बीतता रहा, तब से श्रृंगार शुरू है। और इसमें बर्फ से सजाया जाता है और 56 भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि बाबा काल भैरव के बर्फानी श्रृंगार के दर्शन मात्र से अमरनाथ यात्रा जितना पुण्य मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। यही वजह है कि बाबा काल भैरव के हिम श्रृंगार के दर्शन के लिए दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आते हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे।
वहीं केरल के वायनाड में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वायनाड में हुई भूस्खलन की घटनाओं के बाद तबाह हुए मकान, उफनती नदियां, उखड़े हुए पेड़ नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच भूस्खलन प्रभावित इलाकों तक सेना पहुंच चुकी है। रेस्क्यू कार्य में एनडीआरएफ समेत कई टीमें लगी हुई हैं। अब तक 3000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। फायर फोर्स के 321 सदस्यों की टीम मोर्चे पर डटी है। भारतीय सेना ने बचाव अभियान के दौरान एक अस्थायी पुल की मदद से करीब 1300 लोगों को बचाने में कामयाबी हासिल की है। बचाव अभियान में राज्य की टीम भी सक्रिय रूप से शामिल है, जिसमें नौसेना और वायुसेना बचाव कार्य में जुटी हुई है। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें। बाढ़, बारिश के संकट से किस तरीके से लोग जूझ रहे हैं वो भी आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। साथ ही साथ बचाव दल कैसे काम कर रहे हैं, चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, लगातार लगी हुई हैं और लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अब आपको वायनाड इलाके के ताजा ड्रोन विजुअल्स दिखाते हैं। ये ऐसा दृश्य है शायद ही इससे पहले वायनाड में किसी ने देखा हो। मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड से तबाही ने वायनाड की तस्वीर को बदलकर रख दिया है। हर तरफ मलबा और जगह जगह धंसी सड़कें नजर आ रही हैं। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें वायनाड में हुई तबाही का मंजर बताने के लिए काफी हैं। पानी और मलबे के बीच फंसे लोगों तक जमीन के रास्ते ही पहुंचने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात चल रहा है, लेकिन बारिश और पानी के तेज बहाव के कारण काफी दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, केरल के वायनाड में आई आपदा के बाद से सेना और दूसरी एजेंसियां मोर्चे पर लगातार डटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि वहां करीब 100 लोग अभी भी लापता हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से राहत और बचाव के कार्यों में दिक्कतें भी आ रही हैं। असल में वहां और भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में केरल के 11 जिलों में स्कूल बंद करने के निर्देश हैं। ये तस्वीरें वायुसेना के जाबाजों की है, जो केरल के वायनाड में आई आपदा के बाद पीड़ितों की मदद में जुटे हैं। ये तस्वीरें देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं, जहां सेना, नौसेना, एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियां इस मिशन में जुटी रही कि अगर कहीं भी जिंदगी की आस बची हो तो उसे निकाला ढूंढा जाए, उसे निकाला जाए। We constructed a temporary bridge with our extension ladder and evacuated the more over 700 persons through that temporary bridge. मुश्किल की इस घड़ी में लोगों की मदद के लिए सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के ये जवान देवदूत बनकर पहुंचे, जो पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। रेस्क्यू के इस काम में मौसम का बिगड़ा मिजाज रह रहकर मुश्किलें पैदा कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन अंडरवे है। ये रोप इस्तेमाल करके जो लोग वहाँ पे स्टक हो चुके हैं उन लोगों को अभी रेस्क्यू पर्सनल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, नेवी सब लोग मिलके उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। बताया जाता है कि भारी बारिश के बाद अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुए, जिससे 4 गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। केरल के लिए अभी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। दरअसल वहां के कई जिलों में आगे भी भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में वायनाड समेत 11 जिलों में स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल सेना के 200 से ज्यादा जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। MI-17 और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर भी बचाव मिशन के लिए लगाए गए हैं। वहीं वायनाड में 45 रिलीफ कैंप तैयार किए गए हैं, जहाँ 3000 से ज्यादा प्रभावित हैं, जबकि प्रदेश भर में करीब 120 राहत कैंप बनाए गए हैं, जिसमें 5500 से ज्यादा लोगों ने शरण ली है। वायनाड में जहां यह हादसा हुआ है, वहां खराब मौसम के बीच काम करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी सेना समेत सभी एजेंसियों के जाबाज अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर अभी डटे हुए हैं। वायनाड से अक्षिता नंदगोपाल, सगाय राज और तिरुवनंतपुरम से शिल्पा नायर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में डूबने से हुई 3 छात्रों की मौत के बाद प्रदर्शन अभी भी जारी है। बड़ी संख्या में छात्र आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही कोचिंग संस्थानों के रवैये पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले में दृष्टि IAS संस्थान से जुड़े विकास दिव्य कीर्ति को भी छात्रों के गुस्से का सामना करना पड़ा। अब इस मामले में विकास दिव्य कीर्ति ने बयान दिया है कि मामले
मामला दुखद है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके संस्थान की सभी बिल्डिंग्स नियमों का पालन करती हैं। मेरी इस पूरे प्रकरण में मूल चिंता उस अनुभव को महसूस करने की है और वो दुख है। तो ऐसे दुख में उनके पेरेंट्स को मैं जानता नहीं हूं, मैं उनसे कैसे अपनी बात कहूं, कैसे उनसे मिलूं। दूसरा, जो विद्यार्थी इस समय आंदोलन में हैं, उनकी सारी बातें जायज हैं, लेकिन वो जिस उम्र में हैं, जिस गुस्से में हैं, थोड़ा सा ये भय भी होता है कि अगर हम जाके बात भी करें तो उस समय वो पूरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। अच्छी बात है कि आज ऐसे 3-4 बच्चों से मेरा मिलना हुआ है। मैं भी एक मीटिंग से आ रहा हूँ, एलजी साहब ने बुलाई थी मीटिंग, उसमें। देखिए, बदलते वक्त के साथ कई बदलाव हो रहे हैं। हर दिन नए आइडियाज निकलकर सामने आते हैं। ऐसा ही एक आइडिया राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उतारा गया है, जहां उबर की इलेक्ट्रिक बस शटल सर्विस की शुरुआत की गई है। इसमें लोगों को किताबों से जोड़ने का एक प्रयास किया गया है। देखिए, ये किताबें किसी लाइब्रेरी में नहीं बल्कि बसों में रखी गई हैं। राजधानी की सड़कों पर अब बसें ज्ञान के इस भंडार के साथ दौड़ेंगी। दरअसल कैब सेवा देने वाली कंपनी उबर ने अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस शटल सर्विस की शुरुआत की है, जिसकी खासियत लाइब्रेरी ऑन व्हील्स होगी। यानी यात्री को सफर के दौरान बस में ही लाइब्रेरी मिलेगी। जो भी यात्री बस में सफर करेंगे वो अपनी टाइमिंग के हिसाब से किताबें पढ़ सकते हैं। ये बस इलेक्ट्रिक बस है। अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों का चलन बहुत बढ़ गया है। उबर को दिल्ली में शटल बस सर्विस चलाने का लाइसेंस भी मिल गया है। उसके बाद अब आपको दिल्ली में ऐसी तमाम बसें नजर आएंगी जो एक तो इलेक्ट्रिक होंगी, लेकिन जो बेहद खास चीज़ है वो मैं दिखाऊंगी आपको, वो है ये लाइब्रेरी, यानी चलती बस में आप किताबें पढ़ सकते हैं। अभी इनिशिएटिव बहुत खास है जो पेंगुइन के साथ मिलकर उबर ने लिया है। ना सिर्फ आप इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं इलेक्ट्रिक बसें चला के, इसके साथ ही अक्सर आपने देखा होगा जब लोग बसों में ट्रैवल करते हैं, कैब में बैठे होते हैं, तो वो अपना फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं। लेकिन अब आपको फोन स्क्रॉल नहीं करना होगा, बल्कि आप ऐसे जैसे आप मेरे साथ पैसेंजर्स अभी देख रहे हैं जो किताबें पढ़ रहे हैं, अब बस में आइए, किताब उठाइए। इसके साथ ही उबर देश की उन चुनिंदा कंपनियों में शामिल हो गई है जिसे दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक शटल बस चलाने का लाइसेंस दिया है। कहा जा रहा है कि इन बसों में सीटें काफी आरामदायक होंगी और सफर में आपको मोबाइल चार्जिंग स्लॉट भी मिलेगा। उबर ने शटल सेवा में लाइब्रेरी के लिए पेंगुइन पब्लिकेशन के साथ हाथ मिलाया है। अच्छा लग रहा है कि हमने एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के साथ पार्टनरशिप करी है। उबर ने भी एक नया वेंचर लॉन्च किया है एंड दिस इज ऑल बिकॉज एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट और सिक्योर रखना जरूरी है। हमारी जो बुक्स हैं वो हालांकि अभी रिसेंटली वी हैव ट्रांसिशन्ड टू रिसाइकल पेपर, तो इस वजह से हमारी जो बुक्स की क्वालिटी है वो भी इस मैसेजिंग के साथ एकदम फिट बैठती है। एंड ये अच्छा ऑप्शन आपने बोला कि अब फ़ोन पे रहना इज़ अ चॉइस, और फ़ोन पे हम रह सकते हैं, मगर अगर मुझे लगता है अगर बुक्स एक्सेसिबल हो लोगों को, चाहे वो पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, एक आइडिया आता है दिमाग में, एक बुक उठाएगा, 2 उठाएंगे, पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा तो शायद घर ले जाएंगे, देखेंगे। फिलहाल ऐसी बसें दिल्ली में 50 रूट पर शुरू की गई हैं। यानी जैसे आप एक सामान्य कैब बुक करते हैं वैसे ही आप इसे बुक कर सकते हैं। दावा है कि इसकी कीमत कैब से काफी कम होगी और ये बसें पूरी तरह से एयर कंडीशन होंगी। अभी एक बस की लाइब्रेरी में लगभग 80 किताबें रखी जा सकती हैं। हालांकि अगर डिमांड बढ़ी तो इस लाइब्रेरी का दायरा और भी बढ़ाया जा सकता है। जाहिर है आरामदायक सफर के साथ लोगों को, खासकर युवाओं को, किताबों से जोड़ने की पहल वाकई काबिले तारीफ है। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार में आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। जल्द लौटेंगे।